गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2D आपने किया है 11th में, और 3D में हम देखेंगे कि एक तीसरा डायमेंशन हमारे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड द जेड एक्सिस। तो जैसे 2D की स्टार्टिंग थी आपको डिस्टेंस फार्मूला करना था, वैसे यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला करने वाले हैं। हम डिस्टेंस फार्मूला करेंगे और उसके बाद आगे फर्दर ये सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास होगा, ये 3D ज्योमेट्री है आपकी। और सबसे पहला वाला फार्मूला जो है वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूले में क्या है, तो वहाँ पे हमने 2D में डिस्टेंस निकालने की कोशिश की थी, यहाँ पे 3 डायमेंशन में हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ये 2 डायमेंशन प्लेन पे हमें 3D पढ़नी है, तो इसका जो तीसरा एक्सिस होगा वो इस टाइप से आपको दिखेगा। ये थर्ड एक्सिस की तरह बनाएंगे, विच इज परपेंडिकुलर ऑन x and y both, that means they are perpendicular to each other. ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, एंड दिस इज योर z एक्सिस। अब यहाँ पे हमने कोई 2 पॉइंट लिए, उन पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो पहले दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1, z1, और ये सारी चीज़ें आपने 11th में की हुई हैं, ये बस रिकैप है उसका। और यहाँ पे है x2, y2 एंड z2। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ AB, एंड डिस्टेंस ऑफ AB इज सिमिलर एज 2D डायमेंशनल ज्योमेट्री। दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2D में यहाँ तक होता था, 3D होगा तो हमारे पास एक और डायमेंशन आ जाएगी, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर ये रूप में। तो इससे क्या है, आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये आपने 11th में भी किया हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेक्शन फार्मूले पे। द नेक्स्ट वन इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में आपने वहां पे किया हुआ था, क्या क्या था, तो सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो मैंने फिर से एक्सिस बनाई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास तीसरा एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस हमने बना लिया है। एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। एक पॉइंट पी है जो इसको इंटरनली जो है m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और पी के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x, y, z। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट बिल्कुल वैसे ही है फार्मूला, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और ये जो है वो हमारा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, इंटरनल डिवीजन। ये हमारा इंटरनल डिवीजन है। y कोऑर्डिनेट निकाले तो y कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज my2 प्लस ny1 divided by m plus n, and the z coordinate of this point is mz2
प्लस एन जेड वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। आप ऐसे निकाल सकते हो। यही एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो, अगर एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा होता तो क्या सिचुएशन होती। तो एक्सटर्नल डिवीजन की बात हम करते हैं। एक्सटर्नल अगर होगा तो कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे बनाया। कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ये जो पॉइंट्स है हमारे पास ए एंड बी, इसको एक्सटर्नली एक लाइन जो है वो कट कर रही है। एक्सटर्नली एक पॉइंट है सॉरी, जो इसको कट कर रही है M:1 रेशियो में। ये पॉइंट P यहाँ पे। ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है आपके पास, दैट इज x1 y1 एंड z1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज x2 y2 एंड z2, और P जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज xyz। और रेशियो वही गिवन है आपके पास AP अपॉन BP, दैट इज इक्वल टू M:1। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपने पढ़ा ही हुआ है, mx2 माइनस mx1 डिवाइडेड बाई m-n। Similarly, y coordinate is my2 minus ny1 divided by m minus n, and z coordinate is mz2 minus nz1 divided by m minus n। ये तीन कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए। तो एक्सटर्नली जब डिवीजन होगी तो ऐसा हम करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज मिड पॉइंट फार्मूला। ये 11th की रिवीजन है आपकी एक तरीके से। मिड पॉइंट फार्मूले में क्या है, ये इंटरनल डिवीजन का ही केस हो गया। जब वो पॉइंट इसको 1:1 रेशियो में कट करेगा तो क्या सिचुएशन होगी, कि इसको 1:1 रेशियो में कट कर रहे हैं। तो हमने दो पॉइंट ये ले लिए, ए एंड बी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। कोई पॉइंट है यहाँ पी, इसको 1:1 रेशियो में कट कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1, एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2, और पी के कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x y z। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज इंटरनल डिवीजन है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2 and z coordinate is z1 plus z2 divided by 2। ये आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। अगला पार्ट डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन का है, तो आपने किया ही हुआ है वेक्टर में कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। अभी हमें सिर्फ ये सीखना है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। डेफिनेशन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो की आपको पता है, तो हमने यहाँ पे लिखा डायरेक्शन कोसाइन of a line joining two points। तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन लिखा है, लेकिन हम डिस्कस जो है वो दोनों ही बातें करेंगे।
डायरेक्शन कोसाइन की भी बात करेंगे और डायरेक्शन रेशियो की भी बात करेंगे। तो मैं पहले वो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ। और ये पॉइंट है हमारे पास x1, y1 एंड z1, और दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2। तो आपको पता है कि ये आपके पास जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा। हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन है हमारा ओ, हमने इसको ज्वाइन कर दिया और हमारे पास ये जो कहानी आई, तो वेक्टर ओए की अगर बात करें तो वेक्टर ओए हमारे पास आ गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वेक्टर OB जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। फाइनली हमें अगर वेक्टर AB निकालना है तो इसको ज्वाइन किया तो आपको पता ही है वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, ये हमारे पास आ गया, दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर AB इज x2 माइनस x1, मतलब अब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, तो ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन r, y2 माइनस y1 अपॉन r एंड z2 माइनस z1 अपॉन r। और r क्या है, रिजल्टेंट, और r की वैल्यू क्या होगी, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी दो पॉइंट अगर ज्वाइन हो रही है तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो, और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सब देख लेते हैं। पहला मैंने एक क्वेश्चन लिया कि फाइंड द एंगल्स at which the vector 4i cap plus 8j cap plus k cap is inclined to coordinate axes। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपको डायरेक्शन को साइंस फाइंड आउट करना है। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम थोड़ी देर के लिए वेक्टर सॉरी वेक्टर ए ले लेते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप। हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, वेक्टर ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो फाइनली ये आ गया क्या, 64, दैट इज इक्वल टू 81 एंड दैट इज इक्वल टू 11।
अब हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, और यूनिट वेक्टर में आई जे के जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं। तो 9 से हमने डिवाइड कर दिया, 1/9 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस के कैप। तो फाइनली ये क्या आ गया आपके पास, 4/9 आई कैप प्लस 8/9 जे कैप प्लस 1/9 के कैप। तो कॉस अल्फा आपके पास क्या आया, कॉस अल्फा इज 4/9, दिस implies अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/9। कॉस बीटा इज 8/9, तो बीटा जो है वो कितने डिग्री पे वाई एक्सिस के साथ इंक्लाइन है, तो कॉस इनवर्स 8/9। एंड गामा, ये हमारा एंगल है जो वो जेड के साथ बना रहे हैं, दैट इज 1/9। तो वो एंगल क्या होगा, तो गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/9। तो आप ऐसे एंगल निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। जो आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकाला है अभी, और उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो इक्वल एंगल बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of a line which makes equal angles with coordinate axes। तीनों एक्सिस का सिंपल एंगल वो सेम एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब वो एंगल जो है वो क्या लेते थे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हो गया। इसका मतलब कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा हो गया। और हमने ये पढ़ा हुआ है वेक्टर में कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 के। अब ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब क्या आ गया, दैट इज कॉस स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1/√3। उसने डायरेक्शन को साइन पूछा, मतलब कॉस अल्फा बीटा कॉस गामा पूछा है, तो वो सारे जो है वो इक्वल होंगे, तो 1/√3। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, तीनों इक्वल है तो तीनों पॉजिटिव होंगे। तो आप दो आंसर्स ऐसे लिख सकते हो, 1/√3 1/√3 1/√3, एंड द सेकेंड आंसर इज -1/√3 -1/√3, एंड थर्ड वन इज -1/√3। ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर of a point A in the space मतलब 3-dimensional plane, such that OA is inclined at 60 degree to OX, 45 degree to OY, and OA, magnitude of OA is equal to 10। अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो जरा इन्फॉर्मेशन देखिए, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है,
60 डिग्री, y के साथ 45। इसका मतलब अल्फा जो है वो हमारे पास हो गया 60 डिग्री और बीटा जो हो गया वो हमारे पास हो गया 45 डिग्री। और हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और गामा हमें पता नहीं है, कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू 60 डाल दी, कॉस 60 क्या होता है 1/2, तो ये 1/4 आ गया। कॉस बीटा कॉस 45 1/√2 तो होल स्क्वायर 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा हाफ। ये हमारे पास हो गया 3/4। तो फाइनली कॉस गामा की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 1/√3/2 आ गई। अब उसने बोला है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 है, तो हम एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे OA, और OA का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको बोला है कि कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा कैप ले लीजिए, और ये यूनिट वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, तो उसी डायरेक्शन में आपको इस मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर मिल जाएगा। और ये सारा आपने निकाल रखा है। तो फाइनली ये क्या आ गया, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा क्या है आपके पास कॉस 60, cos 60 that means it is 1/2। तो ये आ गया आपके पास 1/2 आई कैप। cos बीटा आपको पता ही है, cos बीटा क्या है आपके पास that is 1/√2 तो 1/√2 जे कैप। और cos गामा आपने निकाल लिया है, cos गामा क्या है that is equal to ये 1/4 3/4 1/4, तो यहाँ तो आ गया ये 1/4 है ना, तो ये 1/2 है, तो 1/2 ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज जो है वो निकालने में कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। एक CBSE बोर्ड में 2011 का क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। उसने पूछा था कि राइट डाउन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन joining the points 1 0 0 and 0 1 1। तो हमें करना क्या है कि हम थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को P मान लेते हैं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो वेक्टर OP क्या हो जाएगा, वेक्टर OP आप लिखोगे आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और वेक्टर OQ क्या हो जाएगा दैट इज जे कैप प्लस के कैप। अब हमें निकालना है PQ, पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Finally it is equal to minus I cap plus J cap plus K cap। डायरेक्शन को साइन चाहिए तो हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ निकालना है। ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 दैट मीन्स दिस इज √3। PQ का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और IG के कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे पास इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, तो ये 1/√3 ठीक है। तो आपसे पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो आप लिख के आओगे माइनस 1/√3 1/√3 एंड 1/√3, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आप निकालने में कंफर्टेबल है, आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो आपकी बुक है NCERT या कोई भी बुक होगी उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट करेंगे।
दैट मीन्स कल आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू।